आए दिन इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में लॉटरी खरीदने वाले लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ केरल में ही एक दिन में लगभग 90 लाख लॉटरी टिकट्स बिक जाती हैं। और लॉटरी खरीदने वाले ज्यादातर लोग लोअर या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। पर आखिर क्यों इसी क्लास के ज्यादातर लोग लॉटरी के टिकट खरीदते हैं? क्या उनके इस लॉटरी खरीदने के डिसीजन को हम एक मॉडर्न फाइनेंशियल तरीका मान सकते हैं? जाहिर सी बात है कि उनका ये फैसला समझदारी भरा तो नहीं है। रोज एक लॉटरी टिकट खरीदना जिसमें आपके जीतने के चांस 0 के बराबर हैं, भला ये कहां की समझदारी हुई? लेकिन हम उनके इस फैसले को समझ सकते हैं। इस बाइट का सेकंड मनी मंत्रा है, आप ज्यादातर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से ही लेते हैं। अगर आपकी महीने भर की कमाई या सैलरी सिर्फ इतनी ही है कि आप बड़ी मुश्किल से घर चला पाते हैं, तो आपके लिए जिंदगी को एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। वीकेंड्स पर आप मूवीज देखने या बाहर खाने नहीं जा सकते। ट्रिप पर जाने के आपके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। बच्चों को खुश करने के लिए आप उन्हें नए नए गिफ्ट्स और खिलौने लेकर नहीं दे सकते। ऐसे में लॉटरी की टिकट वो छोटी सी उम्मीद होती है जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके और कभी कभी ऐशो आराम की जिंदगी जी सके, जो कि उनकी रेगुलर सैलरी की मदद से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस तरह के डिसीजन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जनरली लेते हैं। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये डिसाइड करते हैं कि आप कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक ऐसे समय में पैदा हुए हैं जिसमें आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न रातों रात कई गुना बढ़ गया है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो एक ऐसे समय में पैदा हुआ है जब मार्केट एकदम ठंडा पड़ा है और बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों के फाइनेंशियल डिसीजंस आगे चलकर एक दूसरे से बहुत अलग होंगे। आगे जाकर चाहे मार्केट बदल ही क्यों न जाए, लेकिन इन दोनों के फैसले बदलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। लाखों सालों के एवोल्यूशन ने हम इंसानों को कितना बदल दिया है। 2 पत्थरों को आपस में क्लैश करके आग जलाने वाले हम इंसान आज पूरी दुनिया को अपनी जेब में लिए घूमते हैं। एवोल्यूशन ने सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को ही बदल कर रख दिया है। इस बाइट का थर्ड मनी मंत्रा है कि अगर आप अपने पैसों को सही से मैनेज नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप बहुत बुरे हैं, बल्कि ये आपके लिए नया है और आप भी इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, ट्रॉय पूडल कुत्तों की एक ब्रीड होती है जो साइज में बहुत छोटे छोटे होते हैं और देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इनकी शक्ल इनके पूर्वजों से बिल्कुल भी नहीं मिलती, जो कि लगभग भेड़ियों की तरह दिखते थे। पर यह बात हमें इतनी सरप्राइज नहीं करती, क्योंकि आज कुत्तों के पालतू होने के पीछे लगभग 10,000 साल के लंबे एवोल्यूशन का हाथ है। इन सब बातों के बाद भी जब आज कोई कुत्ता किसी बिल्ली या गिलहरी को देखकर एक शिकारी जानवर की तरह उनके पीछे दौड़ने लगता है, तो उन कुत्तों के मालिक एकदम शॉक हो जाते हैं। ये सब बताने का मोटिव बस यही था कि आप ये समझें कि 10,000 साल का लंबा समय भी उनके अंदर छिपी हुई हैबिट्स को खत्म करने के लिए काफी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्स के पालतू होने की कहानी और पैसों की साइकोलॉजी के बीच क्या कनेक्शन है। असल में ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो सवाल यही है कि हम सब के लिए पैसों को मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों हम कभी भी पैसों को मैनेज करने के लिए केपेबल नहीं बन पाते? अगर हम इसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका जवाब यही है कि ये सारी चीजें ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए काफी नई है। अब आप रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही देख लीजिए। इंडिया में 20th सेंचुरी के लास्ट तक लोग मरते दम तक काम करने को बहुत ही नॉर्मल बात समझते थे। इंडिया के बहुत सारे गांवों में तो आज भी लोग मरते दम तक अपने खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। तेज रफ्तार से बढ़ती हुई इकोनॉमी की वजह से लोगों ने फाइनेंस मैनेजमेंट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और अब बहुत पहले से ही अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक्स के बाकी सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी ज्यादा पुराने नहीं हैं। कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन जैसे कॉन्सेप्ट्स जो आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं, उनकी शुरुआत को आज 50 साल भी नहीं हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी बड़े पैसे वाले इंसान की कामयाबी में उसका लक कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्या लक के बिना जीवन में सक्सेस पाना पॉसिबल है? कुछ साल पहले इसी किताब के ऑथर ने नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट स्किलर से पूछा कि वो इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसा क्या जानना चाहेंगे जिसे पूरी तरह जानना पॉसिबल नहीं है। जवाब में उन्होंने कहा था कि वो जानना चाहते हैं कि एक कामयाब इन्वेस्टमेंट में हमारे लक का कितना बड़ा रोल होता है।
जब ये सवाल एक नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट को इतना परेशान कर सकता है, तो इसका मतलब है कि हमारी फाइनेंशियल सक्सेस में लक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरा ये कि लक के रोल को पूरी तरह समझ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इस बाइट का फोर्थ मनी मंत्रा है, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए कभी कभी फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करने की बजाय लक भी ट्राई करना चाहिए। हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लक को भी अलग अलग नजरिए से देखते हैं। आपकी खुद की सक्सेस का क्रेडिट आप हमेशा अपनी मेहनत और लगन को दे देते हैं, और वहीं अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप सारा ब्लेम लक पर डाल देते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की सक्सेस के बारे में बात करते हैं तो हम उनकी सक्सेस का पूरा क्रेडिट उनके लक को दे देते हैं, और उनके फेल होने पर उनके ऊपर आलसी और कामचोर जैसे टैग लगा देते हैं। दोस्तों, 3 इडियट्स फिल्म का फेमस डायलॉग है कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार कर आपके पास आएगी। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो कामयाबी के पीछे ज्यादा भागती है। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम कभी नहीं होता, जो एक बेहतरीन इन्वेस्टर थे। वो लेकिन सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उनका लक खराब था। हाँ, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम जरूर होता है जिनको इन्वेस्टमेंट की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, लेकिन अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट और जबरदस्त लक के सहारे वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। इन सभी छोटी बड़ी बातों का छोटा सा कंक्लूजन ये है कि लक हमारी फाइनेंशियल सक्सेस में हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। और इसलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में रैंडमनेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें हर बार रूल्स पर चलकर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि कई बार हमें अपने लक पर भरोसा रखकर चांस लेना है और नई नई जगह इन्वेस्ट करना है। क्या पता कब किसकी किस्मत कब चमक जाए। अगर आपका जन्म 20वीं सदी के लास्ट में या 21वीं सदी में हुआ है, तो आपको किसी ना किसी ने तो बिल गेट्स की या नारायण मूर्ति की सक्सेस स्टोरी सुना ही दी होगी। आपको बता दिया गया होगा कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल करके इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन क्या आपको किसी ने भी उन लाखों करोड़ों फेलियर्स की स्टोरी सुनाई है, जिनमें बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी लोगों के हाथ सक्सेस नहीं लगी? आपका जवाब ना ही होगा, मुझे मालूम है। इसीलिए इस बाइट का 5th मनी मंत्रा है, अलग अलग सक्सेस पैटर्न्स को फॉलो करके आप अपनी सक्सेस की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स खुद एक बार कहते हैं कि सक्सेस एक बहुत ही खराब टीचर होती है। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग लक के रोल को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें अब कोई नहीं हरा सकता, और आखिर में यही नजरिया उनको ले डूबता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या तरीका है जिससे आप अपने लक और चांस को एक साथ लाकर अपनी सक्सेस इंश्योर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको ऐसे सक्सेसफुल और बिलियनियर लोगों की कहानियों को सुनना और उन्हें रोमांटिसाइज करना बंद करना होगा। जब आप किसी एक इंसान की सक्सेस स्टोरी को लेकर जनरलाइज कर देते हैं, तो उससे होता यह है कि आप लाखों करोड़ों लोगों की स्टोरी भूल जाते हैं जो एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 बराबर कैपेबिलिटी वाले लोग जो बराबर हार्ड वर्क करते हैं, उनकी सक्सेस रेट अलग अलग क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा रीजन है डिफरेंट सेट्स ऑफ लर्निंग, यानी आपका सोर्स ऑफ लर्निंग कैसा है जो आपको तैयार कर रहा है। आपको एक स्पेसिफिक सक्सेस स्टोरी पर फोकस न करके अलग अलग जनरल स्टोरीज को एनालाइज करना है और उनके पैटर्न को पढ़ने के बाद अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं। पैटर्न जितना ज्यादा लोगों के बीच कॉमन होगा, उतना ही वो लाइफ और फाइनेंशियल डिसीजंस में जरूरतमंद साबित होगा। कैपिटलिज्म ने आज मार्केट में आपके लिए लाखों नई जरूरतें पैदा कर दी हैं। ये एक ऐसी पजल है कि जिसमें एक बार आप घुस गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक जरूरत पूरी होती है तो अगले ही दिन एक नई जरूरत पैदा हो जाती है। कैपिटलिज्म ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा कमा कर तो दिया, लेकिन साथ ही साथ इसने एक और चीज को जन्म दिया, जलन। इसलिए इस बाइट का 6th मनी मंत्रा है, जलन में आपका फोकस दूसरों पर होता है, जो आपको केयरलेसली गलत डिसीजंस लेने के लिए फोर्स करता है। आज कोई भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। अपने से ज्यादा पैसे वाले को देखकर उसे जलन होती है। अब इंडियन क्रिकेट टीम को ही देख लीजिए। किसी भी नॉर्मल खिलाड़ी के पास आज इतने पैसे हैं कि वो एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन जब ये खिलाड़ी अपने साथी विराट कोहली की कमाई से अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो उन्हें अपने पैसे कम लगने लगते हैं और अपनी लाइफस्टाइल फीकी लगने लगती है। ज्यादा हासिल करने की ये डिजायर खराब चीज नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो जलन पैदा होती है
उसके चलते हम सही और गलत में फर्क करना भूल जाते हैं और पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम बहुत बार गलत फाइनेंशियल डिसीजन भी ले लेते हैं, जिनसे हमारा पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। इन सब डिसीजंस की वजह से हम कई बार ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं जिनसे हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा झेलना पड़ता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दूसरों से जलन और उस जलन के बेसिस पर लिए गए डिसीजंस आपको बर्बाद कर सकते हैं। कई बार आपको आपके सामने आई सभी अपॉर्चुनिटीज पर झपट्टा नहीं मारना चाहिए, बल्कि बहुत सोच समझकर एनालाइज करके डिसीजन लेना चाहिए। सैकड़ों फेलियर्स के बाद अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो पिछले फेलियर्स मैटर नहीं करते। इस 7th मनी मंत्रा को हम यहां समझेंगे। दोस्तों, हाइंज बर्गरन आर्ट कलेक्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। साल 2000 में अपना आर्ट कलेक्शन उन्होंने $100 मिलियन के बदले में जर्मन गवर्नमेंट को बेच दिया। उनके कलेक्शन में पिकासो, क्लीज जैसे आर्टिस्ट के अलग अलग मास्टरपीसेस शामिल थे। एनालाइज करने वाली अलग अलग एजेंसीज ने यह दावा किया कि इस आर्ट कलेक्शन की रियल वैल्यू लगभग $1 बिलियन थी। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि हाइंज बर्गरन ने इतना वैल्यूएबल आर्ट कलेक्शन कैसे तैयार किया? क्या ये उनकी प्लानिंग का कमाल था या फिर उसमें उनके लक ने कोई रोल प्ले किया? इन सब बातों का जवाब देते हुए इन्वेस्टमेंट फर्म होराइजन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी दी। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से हाइंज बर्गरन ने सही या गलत इन्वेस्टमेंट होने की परवाह किए बिना जितना भी हो सके उतना ज्यादा आर्टवर्क खरीद लिया और फिर सारे आर्टवर्क्स को एक लंबे समय तक अपने पास रखा, जिससे उनके कुछ आर्टवर्क्स की वैल्यू आसमान छू गई। लेकिन उनके खरीदे हुए ज्यादातर आर्टवर्क इन्वेस्टमेंट जितना रिटर्न भी नहीं दे पाए। एक ब्रॉडर लेवल पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके ज्यादातर आर्टवर्क्स की कीमत बहुत कम थी, क्योंकि उनके कुछ आर्टवर्क्स इतने वैल्यूएबल थे कि उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा तो रिकवर किया ही, साथ ही उनको बहुत सारा प्रॉफिट भी मिल गया। कुल मिलाकर उनके पूरे कलेक्शन की कीमत $1 बिलियन पहुंच गई। इन सब बातों का कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि आप कई सारे गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेकर भी बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको सिर्फ लगातार इन्वेस्ट करते रहना है और अपने इन्वेस्टमेंट के स्पेक्ट्रम को वाइड रखना है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने पैसों को अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करना है, ताकि अगर एक जगह से आपको प्रॉफिट ना भी मिले तो दूसरी जगह से हुए प्रॉफिट से आप उसके लॉस को कवर कर सकें। फेलियर्स को टालना इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको उन पर फोकस ना करके इन्वेस्ट करते रहना है। दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो अगर आपके कलेक्शन में पिकासो की एक पेंटिंग है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।